कैसे मेरे पास तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th बायो चैप्टर 5 जिसका नाम है पास तो नियंत्रण एवं संवहन संपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन पास तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस चैप्टर को हम आपको निचोड़ आज देने वाले हैं। आप देखे होंगे कि इसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 बहुत सारे पास तो आपको बताया जाता है, लेकिन मेरे भाई हम बहुत शॉर्ट टाइम में आपको बहुत अच्छा से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और एक क्वेश्चन मेरे पास तो बाहर से आएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सारा मेरे पास तो आपको इसी वीडियो से एग्जाम में आने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा जो हम सब बताएंगे। तो चलिए पास तो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वर्णन करें। देखिए एक तो मेरे पास तो आता है कि मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। सचित्र का मतलब क्या होता है सर जी कि आपको चित्र भी बनाना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए पास तो मेरे कहने का मतलब कि आप चित्र भी सीख जाइए, क्योंकि आपको जब भी आएगा तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए। और दूसरा नंबर प्रयास तो इसका वर्णन करने के लिए सर कैसे करेंगे, तो आइए प्रयास तो शुरू करते हैं। मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण कोमल अंग है। कोमल अंग कहने का मतलब प्रयास तो देखते होंगे ना, कहते हैं ना किसी को कि अरे बहुत तुम कोमल बन रहा है यार मतलब हल्का भी चोट लगता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण और संवहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए बोलिए सर जी याद कैसे होगा, इतना बड़ा नहीं मेरे भाई, याद हो जाता है। ऑफलाइन में तो हम याद करवा देते हैं, ऑनलाइन में भी याद हो जाएगा। कहिएगा सर जी कैसे, तो आप एक दो बार मेरे साथ बोलिए और खुद भी आप बोलिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कैसे मेरे पास। तो देखिए मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण और संवहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा के अंदर में सुरक्षित रहता है और यह चारों ओर तंतु में संयोजी उत्तक से घिरा होता है। चारों ओर जो संयोजी उत्तक से घिरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंजिन। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, कि जो मस्तिष्क होता है वो चारों ओर से घिरे हुए संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मेनिंजिन। आगे देखते हैं प्रयास तो मेनिंजिन कहते हैं। मेनिंजिन और मस्तिष्क के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। हमारे पास मस्तिष्क का फिगर नहीं है ना, तो हम आपको दिखाते हैं ये कहाँ पे होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा और बाहरी आघातों से बचाने के लिए प्रयास तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाहर में अगर चोट लगता है मेरे भाई तो याद रखिए वो कौन सा बचाता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अब इसके बाद महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का आयतन लगभग कितना होता है, तो 1650 ml, ठीक है। और औसत भार में प्रयास तो 1.5 kg या 1.4 kg, यही दो आपको ऑप्शन में रहेगा, या तो 1.5 रहेगा या तो 1.4 रहेगा। थोड़ा सा लड़की का कम रहता है 100 ग्राम बट कोई बात नहीं, तेज होती है लड़कियां भी। ध्यान दीजिए मस्तिष्क के तीनों भाग में बांटा गया है, ठीक है। मस्तिष्क जो है मेरे पास तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क इसमें यही चीज खेल है ना कि कौन किसको भाग में बांटा गया, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होता है बच्चे को, लेकिन चिंता ना कीजिए आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा मेरे पास। तो इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 का संपूर्ण बता दिए हैं और प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे देंगे मेरे भाई। अब आगे चलते हैं मेरे पास। तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सर जी, तो देखिए सेरिब्रम और एक होता है मेरे पास तो अब सेरिब्रम और एक होता है डायनसेफ्लॉन, ठीक है, डायनसेफ्लॉन। तो सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम के बारे में जानेंगे। देखिए अगर आपको वर्णन करने के लिए आएगा तो आपको पूरा लिखना ही होगा, नहीं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और आगे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो हम बता देंगे। अब देखिए सेरिब्रम का कार्य क्या है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क के 2/3 भाग होता है, ठीक है। यह वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। मानव में किसी बात को सोचने समझने शक्ति स्मरण और किसी भी कार्य करने की प्रेरणा घृणा प्रेम भय हर्ष कष्ट अनुभव जैसी क्रियाओं को नियंत्रण और संवहन करता है। सिंपल समझ में पास तो सेरिब्रम क्या है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहेंगे, तो बोलिए सेरिब्रम को। आप देखते होंगे पढ़ते हैं भुला जाते हैं, किसके कारण, मेरे पास तो सेरिब्रम के कारण। जिनका भी सेरिब्रम दम कार्य करता फटाफट वो एक बार में पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। तो इसको तेज कैसे किया जा सकता है सर जी, अभ्यास से। आप भी थोड़ा सा दिमाग पे लोड डालिए, जो भी पढ़िए ना उसके बारे में सोचिए, तो आपका भी सेरिब्रम पास तो फटाफट काम करने लगेगा, ठीक है मेरे भाई चलिए ऐसे भी आप लोग बहुत तेज हैं, कोई बात नहीं। तो आप क्या सीखे यहाँ से कि सर जी सेरिब्रम आएगा तो सिंपल हमको याद रखना है कि वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, मानव के सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। शक्ति जो होता है स्मरण शक्ति, वो किसी कार्य करने की प्रेरणा घृणा प्रेम भय, ठीक है, कष्ट, सब इसी से होता है। आगे चलते हैं प्रयास। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मेरे साथ सेरिबेलम, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, यहाँ सेरिब्रम है, ठीक ना। देखिए आपको लगेगा सर जी ये ऐसे कैसे लिख दिए हैं, तो वो कभी कभी गलती हो जाता है, ऐसे होगा सेरिब्रम। चलिए
अब मेरे पास तो डायनसेफ्लॉन क्या है सर जी? ये डाइन है? नहीं मेरे भाई, ये कम और अधिक ताप के आभास, दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। देखते होंगे आपको गर्मी लगता है तो किसी कारण यही बताता है मेरे भाई डायनसेफ्लॉन, और ये मेरे पास तो नियंत्रण करता है। ठीक है, दर्द का, रोने जैसी क्रियाओं का डायनसेफ्लॉन ही नियंत्रण करता है। अब दूसरा क्या है सर जी? तो अग्र हो गया, तो मध्य भी होना चाहिए। मध्य मतलब बीच वाला, मध्य मस्तिष्क। अब समझिएगा, यह मस्तिष्क सबसे ऊपरी भाग में है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूह में उपस्थित रहता है। इसके द्वारा आँख के पेशियों का नियंत्रण और शरीर के संतुलन स्थापित रहता है। बस यही चीज़ है। अगर ये सब वर्णन करने के लिए आएगा ना तो आपको जरूरी है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम नीचे आपको बताएंगे कैसे कैसे पूछा जाता है। पस मस्तिष्क मेरे पास, तो उसके बाद तीसरा नंबर, और इसके दो भागों में इसको भी बांटा गया है। एक होता है सेरिबेलम, याद रखिएगा सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम अलग है। इसके द्वारा शरीर के ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण होता है। इसी के द्वारा हम हाथ और पैर से ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं। और दूसरा मेरे पास तो मस्तिष्क सिस्टम। अब मस्तिष्क सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया है। वाह सर जी, मजा आ गया ना जी। एक है पॉन्स बेरोलाई और एक मेरे पास तो मेडला ऑब्लागेंटा। अब ध्यान दीजिए मेरे पास तो पॉन्स बेरोलाई सर जी क्या है? तो इसके द्वारा श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है। ठीक है, आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कई बार, मेडला ऑब्लागेंटा से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। यह मेरे पास तो बेलनाकार रचना जैसी होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कोड के रूप में पाया जाता है। इसके द्वारा हृदय से धड़कन, रक्तचाप और श्वसन गति के नियंत्रण का होता है। क्वेश्चन यहीं से आता है मेरे पास तो कि श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन आपको रहेगा मेडला ऑब्लागेंटा, आपको टिक करना है। याद कर लीजिए, श्वसन गति का नियंत्रण कौन करता है? मेडला ऑब्लागेंटा मेरे भाई। चलिए अब देखिए पास तो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए मनुष्य में पाए जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। एक में है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को पास तो हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम आपको बताएंगे भी। अब ध्यान दीजिए, पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य सभी स्रावी ग्रंथियों को पास तो नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह दो भागों में बटा होता है। अब आपको सिंपल याद होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं जी? क्योंकि पास तो सभी ग्रंथियों के मेरे भाई देखभाल करता है। जैसे किसी को सर को मास्टर, क्यों मास्टर किसे बोला जाता है? यानी जिससे हर बच्चा डरे, हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा समझे ना जी, तो हर बच्चा को नियंत्रण कर सके, उससे वही तो मास्टर है। तो वही मेरे पास तो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि मतलब हर ग्रंथियों का नियंत्रण और संवहन करेगा तथा मेरे पास तो वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, चलिए सर जी ये दो भागों में बटा होता है, एक अग्रपिंडक और एक पश्चपिंडक। बोले सर जी इतना एकदम पूरा एकदम डिटेल से काय बता रहे हैं? नहीं मेरे भाई, बहुत छोटा चैप्टर है। इसके बाद देखिए ना तुरंत खत्म हो जाएगा, देख रहे हैं खत्म हो गया। तो बस यही आपको एक मस्तिष्क के बारे में अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि पास तो अगर वर्णन करने के लिए आ जाएगा ना 5 नंबर में तो आपको तो लिखना ही होगा। अब हम लोग तो आ गए ग्रंथि पे। चलिए अग्रपिंडक के थोड़ा सा काम देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा खुद से, इसमें ज़्यादा वैसे कोई है नहीं, लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा अग्रपिंडक और पश्चपिंडक के कारण। ठीक है, एक होता है थायराइड ग्रंथि, ये अच्छा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। यह ग्रंथि श्वास नली से दोनों की ओर लैरिंक्स के नीचे अवस्थित रहता है। इस ग्रंथि में स्रावित हार्मोन आयोडीन की मात्रा से अधिक होने से इस ग्रंथि का प्रयास तो श्रावी हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्यों होगा जी? जब आयोडीन की मात्रा, आयोडीन की बीमारी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग सर जी, आयोडीन की कमी से होता है। ध्यान दीजिएगा, आयोडीन की बीमारी से नहीं, आयोडीन की कमी से प्रयास तो घेघा रोग या गलगन रोग। एक होता है पाराथायराइड ग्रंथि, ये भी पढ़ लीजिएगा। एक होता है प्रयास तो एड्रीनल ग्रंथि। सर जी ये एड्रीनल ग्रंथि क्या है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक और पढ़ लीजिएगा आप। ये ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के नीचे ऊपरी सिरे के अंदर की ओर प्रयास तो स्थित होता है। इस ग्रंथि में स्रावी हार्मोन के द्वारा शारीरिक मस्तिष्क तनाव, गुस्सा का नियंत्रण और संवहन करता है। ठीक है, जितना भी लड़ो उड़ो का हार्मोन इसी को बोला जाता है, एड्रीनल हार्मोन को। लड़ा देगा, उड़ा देगा, ठीक है मेरे भाई, आपको गुस्सा दिला देगा, सब किसके कारण होता है? एड्रीनल ग्रंथि के कारण। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेशियों में हड्डियों का परिवर्तन, बाध लिंगों में परिवर्तन, शरीर में विभिन्न स्थानों पर बाल आना, ठीक है, यौन आचरण पर नियंत्रण करना, सब इसी के कारण होता है। आप लोग अभी सभी बच्चे मेरे पास तो 14 बरस के होंगे, 15 बरस के होंगे, और ये लक्षण आप में जरूर पाया जा रहा होगा। तो जो जितने भी प्रयास तो देखिए विभिन्न स्थानों पर क्या आ रहा होगा? बाल आ रहा होगा। ठीक है, लिंगों का परिवर्तन होगा, यानी शरीर का थोड़ा सा परिवर्तन होता है। लड़कों में आवाज़ मेरे पास तो भारी हो जाता है, लड़कियों का आवाज़ थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ये सब मेरे पास तो जितना भी आप लोग को देख रहे हैं ना, तो ये सब आपको आचरण को अच्छे से रखना है और आगे पढ़ाई पे ध्यान देना है मेरे भाई। चलिए आगे होता है लैंगरहैंस के दीपिकाएं, 5वां नंबर। सर जी अग्न्याशय में विशेष प्रकार की कोशिकाएं का समूह होता है जिसे लैंगरहैंस के दीपिकाएं कहते हैं। इसके द्वारा स्रावी हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। इसमें कम मात्रा में हार्मोन स्राव होने पर, अगर कम मात्रा में होता है प्रयास तो मधुमेह बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा, मधुमेह बीमारी प्रयास तो किसके कारण होगा जी? तो जब ये होगा तो इंसुलिन की सुई लेना पड़ेगा, जिसके कारण रोगियों को किस सुई पर लेना पड़ता है? इंसुलिन के कारण। ठीक है,
चलिए, अब एक होता है जनन ग्रंथि, तो लग ही रहा है सर जी ये जनन करने वाला है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। जनन ग्रंथियां जनन कोशिकाओं का निर्माण कार्य करती है। जनन ग्रंथि में स्रावित हार्मोन के कारण बालिकाओं के शरीर में यौवना अवस्था में अनेक परिवर्तन दिखाई पड़ती है तथा पुरुष में यौन आचरण में लैंगिक परिवर्तन विशिष्ट रूप से होता है। और ये जनन क्या है सर जी? तो आप तो इतना होशियार है ये है ना मेरे भाई, ये जानते होंगे आप लोग। चलिए, हाँ ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि हार्मोन के कोई दो विशेषता लिखें, तो ये याद रखिएगा। थर्ड नंबर आपको एकदम कंपलसरी याद करना है। कैसे याद करेंगे सर जी? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए हार्मोन को निम्नलिखित विशेषता है। एक नंबर लिखिए शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और संवहन, और दूसरा में प्रयास तो शरीर के विभिन्न अंगों का विकास। देखते होंगे आप, सुने होंगे या पढ़े होंगे प्रयास तो कि प्रोटीन की कमी से एक बीमारी हो जाता है क्वासियर, जिसमें क्या होता है ना, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, बच्चा का छोटा, और हड्डी हड्डी जनाएगा। तो इसीलिए प्रयास तो आपको प्रोटीन की मात्रा लेना है, तो वही हार्मोन की विशेषता प्रयास तो याद रखिएगा कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, शरीर को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण संवहन करता है। अब देखिए जनन ग्रंथि के प्रमुख कार्य क्या है सर जी? तो जनन ग्रंथि के प्रमुख कार्य कहाँ पे आपको है? यहाँ पे, यहाँ से देखिए मादा में अंडाणु का निर्माण। अब कितना बच्चा को ये भी नहीं पता रहता कि मादा में क्या होता है, तो याद रखिए इसीलिए हम लिख दिए मादा में अंडाणु के निर्माण। यही से आज आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है कि जनन ग्रंथि के कार्य लिखे, ठीक ना। तो मादा में अंडाणु के निर्माण, नर में शुक्राणु के निर्माण, लिंग परिवर्धन, यौन आचरण, शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन, ये मेरे पास तो याद कर रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं। हाँ, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, देखिए थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन। अब ये चीज़ हम आपको बताए थे कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। ये मेरे पास तो पहले का जो फेयर था ना हमारे पास, उसका है, नया वाला हम बनाए हैं, तो इसमें पता नहीं वो एक बच्चा को दिए थे, फेयर नहीं किया, तो हम इसमें नोट कर दिए। ऐसे ही राइटिंग आपको पता चल रहा होगा, नहीं तो हम बोलेंगे तो आप सुन के लिख लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रण एवं संवहन करता है तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के विकास में सहायक होता है। इसी के कारण पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ये हम आगे आपको समझा भी दिए थे। फिर देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य, यही सब आपको सब्जेक्टिव में आएगा, उतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, ठीक ना। उतना बड़ा तो हम आपको सिखाएं, एग्जाम में पास तो आपको यही आएगा कि मेरुरज्जु का नियंत्रण, हृदय में धड़कन के श्वसन गति का नियंत्रण, हड्डियों एवं बालों का परिवर्तन, रक्तचाप पर नियंत्रण, ऐच्छिक पेशियां पर नियंत्रण। कोई भी आपको इसमें से 3 कम से कम याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही सब लिखने के लिए आता है। मद मस्तिष्क का कार्य लिखें, तो आपको याद ही नहीं रहेगा तो क्या लिखेगा, हम पूरा चीज़ आपको आगे डिटेल में बताएं, और यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दिए। शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्वसन क्रिया में सहायक, आँख के पेशियों का नियंत्रण, प्रेरणार्थक कार्य करने का संवहन, यानी अच्छे अच्छे कामों करने के लिए प्रयास तो आपको प्रेरणा मिलता है। फिर देखिए सेरिबेलम का कार्य, तो अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाएं, हाथ एवं पैर से किसी हाथ को प्रयास तो करने का प्रेरणा मिलता है, शरीर तंत्रिका को नियंत्रण करना, किसी भी कार्य को प्रेरित करना, ठीक है। ये प्रयास तो 5 आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो आपको बता ही दे कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेगा, इसी को कहते हैं गलगंड। चलिए अब देखिए अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क था ना मेरे भाई, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अग्र मस्तिष्क से क्या होता है, पश्च मस्तिष्क से क्या होता है। बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए जैसे शरीर में विभिन्न अंगों का विकास, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु के निर्माण, फिर मादा के स्तन में दूध का निर्माण और मादा में बच्चे का जन्म करने की क्षमता, ये सब किसके कारण होता है? अग्र और पश्च के ही कारण प्रयास तो। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? पाराथायराइड ग्रंथि। इस प्रकार आप नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम। यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे बोलेंगे? तो सेरिब्रम, ठीक ना। मस्तिष्क का अन्य भागों पर नियंत्रण सेरिब्रम, स्मरण शक्ति का विकास सेरिब्रम, घृणा हर्ष क्रोध सब सेरिब्रम। ये मेरे पास तो आप याद रखिएगा जरूर, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन फंसेंगे मेरे भाई। अब आता है बात सर जी, और ये चैप्टर के लास्ट पॉइंट है पौधों में रासायनिक संवहन। मेरे भाई यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव की बात नहीं हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करें। ऑब्जेक्टिव 100% मेरे भाई आता है। सर जी तो कैसे करें? चलिए प्रयास तो हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है जी। 1 सेकेंड। हाँ मेरे भाई ध्यान दीजिए, पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है। सबसे पहले हार्मोन के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है हार्मोन। देखिए पौधों में होने वाली जैविक क्रियाएं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक को पादप हार्मोन कहते हैं। पादप मतलब प्रयास तो पेड़ पौधे के बीच में होता है, ठीक है। तो वही पौधों में होने वाली, याद रखिएगा, जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रसायन को पादप हार्मोन कहते हैं। रासायनिक संगठन और कार्य विधि के आधार पर पादप हार्मोन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। लेकिन मेरे भाई यहाँ से आपको यहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तो ज़्यादा नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव आता है।
पादप ऐसे कितना है, 5 है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछ देगा निम्नलिखित में कौन पादप नहीं है, तो याद रहेगा तभी ना बताइएगा। और पूछेगा ऑक्जिन का कार्य क्या है, या ऐसे पूछा जाता है कि पौधों के शीर्ष के स्तंभ में कौन सा पादप हार्मोन पाए जाते हैं, तो ऑक्जिन। जो पौधा का शीर्ष होता है मेरे भाई, समझिए कि ये एक पौधा है। सर जी ये कैसा पौधा है समझना है आपको, समझिए कि ये एक पौधा है, तो इसका जो शीर्ष वाला भाग है ना, उसमें ऑक्जिन पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये मेरे पास तो कार्बनिक यौगिक कोशिका के विभाजन में कोशिका दीर्घन द्वारा ऑक्सीजन के तने से वृद्धि में सहायक होते हैं। बस सिंपल आपको जो बोल रहे हैं वो याद रखिएगा। जिबेरेलिन्स क्या है सर जी, तो ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यही क्या करता है, कोशिका विभाजन में कोशिका दीर्घन में तो सहायता देवे करता है, स्तंभ के लंबाई में वृद्धि करता है। ऑब्जेक्टिव आपसे यहीं से आएगा मेरे भाई कि बताइए कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे को स्तंभ में वृद्धि करता है, ठीक है मेरे भाई। तब बोलिए सर जी क्या होगा इसका आंसर, जिबेरेलिन्स। आगे आते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है सर जी, तो ये एक ऐसा रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों को जड़ों में संश्लेषित होता है। आपसे पूछा जाएगा कि पौधों के जड़ों में संश्लेषित पादप हार्मोन के नाम, साइटोकाइनिन। आपको पहला क्या होता है, ऊपर में प्रयास तो क्या पाया जाता है, तो बोलिएगा ऑक्जिन। और वृद्धि कौन करता है, तो बोलिएगा जिबेरेलिन्स। और प्रयास तो जड़ों में कौन पाया जाता है, तो बोलिएगा साइटोकाइनिन। और चौथा नंबर में प्रयास तो एब्सिसिक अम्ल। नामे है अम्ल, अम्ल का मतलब होता है मेरे पास तो एसिड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। तो एसिड मेरे पास तो अगर किसी पे आप छीट दीजिएगा तो उसका क्या होगा, रोमा उमा भाई जल जाएगा, झुलस जाएगा। तो वही काम इसमें पेड़ पौधा में भी होता है कि यह वृद्धि रोधक कार्बनिक है, ये बढ़ने नहीं देता है, तथा ऑक्जिन और जिबेरेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है, मतलब प्रयास तो उल्टा काम करता है। और पौधों के वृद्धि के बीजों को अंकुरित को रोकता है, इसी के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां झड़ती है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे की पत्तियां क्यों झड़ती है या मुरझा जाती है, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। विश्वास कीजिए जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ना, वो मेरे पास तो पूरे यूट्यूब से अलग होगा। इसी को मास्टर मेरे भाई आपको 5 वीडियो में आप 5 घंटा में पढ़ाएगा मेरे भाई। हम मात्र कितना मिनट में पास तो 16 से 17 यानी 20 मिनट के भी वीडियो से छोटा में पूरा चैप्टर हम आपको कवर करा दिए। इससे और क्या चाहिए मेरे पास, तो विश्वास अगर है तो आप पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं आएगा। सिर्फ एक काम आपको हम और बोलेंगे करने के लिए, इसका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बस बना लीजिएगा भारतीय भवन से, वो भी चीज़ हम करवा दिए हैं। देखिए प्रयास तो एथिलीन क्या है समझिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको ही आएगा। यह गैस के रूप में पाए जाने वाले रासायनिक हार्मोन है। उस प्रकार प्रयास तो पौधे में पाए जाने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों में यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है। बोले सर जी इतना याद किया जाता नहीं मेरे भाई, बस आप एक चीज़ याद रखिएगा ना कि यह फल है, फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। बस ये मेरे पास तो फलों को पकाने का कार्य करता है। इसीलिए मेरे पास तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन के द्वारा पेड़ पौधे के फल जो होते हैं वो पकते हैं, तो याद रखें मेरे पास तो एथिलीन के कारण, और पत्तियों और जड़ों में उत्पादित होता है। तो इस प्रकार प्रयास तो हम आपको पूरा अच्छे से चैप्टर 5 को पढ़ा दिए। अब किसी बच्चा को शुरू में देख के हड़क गए होंगे कि सर जी इतना बड़ा मस्तिष्क लिखा है, फिर ये क्या क्या लिखा दिए डायनसेफ्लोन, तो नहीं, आप एक बार कॉपी में इस सब के नोट कीजिए और अच्छे से प्रयास तो एक बार 2 बार पढ़िए और एक बार बुक लेके आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से हम करवा दिए। और एक क्वेश्चन भी ना आपको यहाँ से बाहर जाने वाला है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा प्रयास तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। और इसी प्रकार वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप बोलिए सर जी बायो के तो करा दिए, 5 चैप्टर तो हम आपको करा दिए हैं, देख लीजिएगा पूरा। आप बोलिए सर जी फिजिक्स के करा दीजिए और केमिस्ट्री के करा दीजिए, तो करा देंगे। मिलते हैं प्रयास तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।